जीवन के तमाम कष्टों को विजय प्राप्त करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। किसकी? गांधी जी की बर्थडे पार्टी है और रावण की 13वीं है। नहीं नहीं, वो तो आज मेरा है। 13वीं तो 13 दिन के बाद होगी। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे टू गांधी जी। गांधी जी ने सेम टू ही तो बोला, मतलब सेम टू थोड़ी बोलेंगे, क्या थैंक यू बोलेंगे? थैंक यू। चलो, आप लोग दशहरा के दशहरा के पावन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे दशहरा के दिन हम एक चैप्टर तो खत्म कर ही दें। एक चैप्टर की लंका लगा देते हैं। आओ एक चैप्टर की लंका लगाएं। शायद सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है, न्यूक्लियाई, है ना? चैप्टर नंबर कौन सा है? 13? 13 तो स्क्वायर पर। अरे बताओ ना यार, कौन सा है? ये क्या बुरा मान रहा है क्या? चल क्यों नहीं रहा? अब चला। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। अरे वो भाई स्पेलिंग NUCLIE ये होगी ना? NUCLEI, न्यूक्लियाई। अच्छा, पहले से ही लिख दिया था। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सही बातें हो जाती हैं। देखो यार, चैप्टर जिस चीज़ से रिलेटेड है उसको समझ लेते हैं। और मुश्किल से 15 मिनट लगेगा इस पूरे चैप्टर को समझने में तुम्हें। तो पहले मैं समझा ही देता हूँ। ठीक। अरे कछुए, अब समझ ली, क्योंकि 15 मिनट ही समझना है। ये किसका नोटेशन है? एटॉमिक नंबर, बहुत अच्छे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए क्या है? मास नंबर, बहुत अच्छे। हेलो। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना चमक गया। अब बात ऐसी है, तो बहुत आसानी से समझना है। बात ऐसी है कि तुम्हें मान लो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाना है। ठीक। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाना, न्यूक्लियस समझ गए? वो हिस्सा जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर है, वो हो गया न्यूक्लियस। ठीक। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे लाए। थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये है न्यूक्लियस, जहां पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इधर चारों तरफ घूम रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ। ये किसका स्ट्रक्चर लग रहा है, कौन से एटम का है? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है। तो पूरी बात इस बात पर है कि यार ये एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर है। मैं एक नया स्ट्रक्चर खुद बनाऊंगा। इसी को तो हाइड्रोजन बोल रहे हो ना? तो मैं, मेरे पास एक इंडिविजुअल मार्केट से खरीद के एकदम ताज़ा ताज़ा एक प्रोटॉन लेके आया, एक नया ताज़ा एक न्यूट्रॉन लेके आया, और एक नया ताज़ा इलेक्ट्रॉन लेके आया, और मैंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के रख दिया। तो न्यूक्लियस बन गया, और इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ ऐसे पकड़ के घुमा दिया, तो हाइड्रोजन एटम बन गया। यही तो सिंपल मतलब, अगर बोलें तो आम भाषा में, अगर किसी छोटे बच्चे से बोला जाए तो वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा, ऐसे ही बना है। तो क्या पाया गया कि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, इनको मिला के जब तुम मार्केट से खरीद के लेके आए, तो इनका कुछ मास रहा होगा। कुछ तो मास रहा होगा ना? आधा किलो मतलब 1 किलो ये, 1 किलो ये, तो 2 किलो हो गया, ऐसा समझ लो। जब ये दोनों मिले, तो न्यूक्लियस का मास भी कितना होना चाहिए था? m kg। ऐसा हुआ नहीं। न्यूक्लियस का मास रह गया कम, m विच इज लेस देन कैपिटल M।
होना तो ऐसा नहीं चाहिए। होना तो क्या चाहिए, जितना मांस तुम मार्केट से खरीद के लेके आए उनको बस तुमने साथ ही तो रखा है, तो साथ रखने से मांस तो कम नहीं होना चाहिए। मांस कम हो गया, तो फिर लोगों ने पूछा है मांस गया कहाँ, क्या हुआ ऐसा। तो जो मांस है वो मांस कम हुआ, ये बात तो पक्की है। जितना मांस कम हुआ जो तुम बाजार से खरीद के लेके आए और जो तुम्हारा एक्चुअल में है, ये डेल्टा एम हो गया। इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। मास में डिफेक्ट आ गया। ये मास गया कहाँ? तो ये मास यूज होता है एनर्जी बनाने में। मतलब जब भी इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाया गया होगा इनिशियली, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी रिलीज हुई होगी। वो एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यही एनर्जी, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आप लोग E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से बचपन से रट रहे हो, लेकिन उसकी जो एक्चुअल यूज है वो ये है। सरकार सो रहा है क्या? दुर्गो पूजो में गया था कल क्या? कल नवमी थी? नवमी थी ना कल तो? अष्टमी तक रहती है ना? अरे तुझे तो पता होगा, तू तो बंगाली है। हैं? उतना भाई होना चाहिए, ये क्या बात हुई? अब जैसे मुझसे कोई पूछे कि भाई क्या आप उतने यूपी वाले हो क्या, भाई मैं तो पूरा हूँ, उसमें क्या है? अपना कल्चर तो पता होना चाहिए। समझ गए? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है ये तो। आधा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आधा चैप्टर और खत्म करते हैं, देखो क्या होता है। एक चीज समझ में आई कि जब दो चीज यहां पर आके मिली तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मास पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। ठीक है, अभी तो ये तुम न्यूक्लियस के लेवल पे बात कर रहे हो। जब इस तरीके से, तो जब तुम एटम्स वगैरह को मिलाने लगोगे, दो हाइड्रोजन के एटम, दो हीलियम के एटम, तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ये दो छोटे एटम का मिलके नया एटम बना देना, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और एक बड़े एटम का छोटे छोटे एटम्स में टूट जाना, उसे क्या बोलते हैं? फिजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, फिजन मतलब सूरज से आने वाली रोशनी फ्यूजन से आ रही है, फिजन से आ रही है? फ्यूजन से आ रही है। मतलब ये तो बड़ी तगड़ी बात है। अगर मिल रहे हैं तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर टूट रहे हैं तो भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सर क्या हम किसी को भी मिला सकते हैं? तो आंसर है ना ना, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो बहुत छोटे हैं साइज में, हाइड्रोजन के एटम्स, उन्हीं को फ्यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि तुम आयरन के दो एटम लेके आए, आओ चलो उन्हें फ्यूज कराएं, होंगे ही नहीं। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो इसीलिए कर रहे हो ताकि आप उस घटना के लास्ट में एक स्टेबल कंडीशन में पहुंचो। आप दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कोई वो चीज अनस्टेबल हो जाए। सोच के देख लो, तुम कोई भी काम ले लो, फिजिक्स का बड़ा सिंपल सा नियम है ये। तुम्हारे मन में जो एग्जाम्पल आए, जो ए से लेके जेड तक, अ से लेके ग तक, जो एग्जाम्पल आए, सारे एग्जाम्पल्स का सार बस यही है, तुम जो भी काम कर रहे हो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो। ये बात फिजिक्स में भी लागू है, केमिस्ट्री में भी लागू है, हर एक सब्जेक्ट में लागू है। तो फिजिक्स में भी यही हो रहा है। अगर हाइड्रोजन के दो एटम मिल रहे हैं तो मिलके वो ऐसा बनना चाह रहे हैं जैसे कि वो एक नई स्टेबल कंडीशन को पे पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही जो भारी न्यूक्लियस हैं, भारी न्यूक्लियस इसलिए टूट रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए, क्योंकि भारी चीज को संभालना मुश्किल काम है। जिनका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, 230 से ज़्यादा, वो टूट जाएंगे और उनका फिजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़ी एक फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, ये वाली रिएक्शन याद है? यूरेनियम 235 की। यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल है? ये तो सुना ही है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज आता है। तो यूरेनियम ना अपने आप टूट जाता है वैसे तो,
अपने आप टूट जाना, देखो दो रीजन है टूटने के। कोई भी चीज अपने आप टूट रही है, तुमने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो रखी है अपने आप डिके हो गई, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है। इस पे मैं एक न्यूट्रॉन को फेंक के मार दूं, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन को, उसके बाद ये टूटे तो इसको फिजन बोलेंगे। अंतर समझ गए? अगर हाई मूविंग एनर्जी के न्यूट्रॉन को फेंक के मार के अगर ये टूट रही है तो क्या हो गया? फिजन। और अगर अपने आप रखे रखे टूट जा रही है तो क्या हो गया? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो वो ऐसा है कि एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारा तो ये दो एलिमेंट में बन गया, एक तो होता है बेरियम, दूसरा होता है क्रिप्टॉन, प्लस 3 निकलते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा, और निकलती है एनर्जी। एनर्जी तो फिक्स से निकलेगी, चाहे फ्यूजन, चाहे फिजन हो, चाहे फ्यूजन हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुमने एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारा, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस टूटा, उससे और कितने न्यूट्रॉन निकले? ये 3, और आगे 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को नहीं तोड़ेंगे क्या? तो ये 3 और अगले को तोड़े तो यहां से भी कितने निकलेंगे? 3 3 3। तो ये अगले और 3 3 3 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर ये भी अगले और 3 3 3 न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। ऐसा लग रहा है मुर्गी के पैर बन रहे हैं। समझ गए बात को? तो गेम तो यार बड़ा तगड़ा हो गया, ये तो रोकना पॉसिबल ही नहीं। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। एक बार शुरू हो गई उसके बाद रुकने के कोई भी चांसेस नहीं है। ओपनहाइमर देखिए क्या, कैलकुलेशन गड़बड़ हुई ना कुछ? अच्छा, तुमने अच्छे से नहीं देखी होगी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखना। ठीक है ना? कोई बात नहीं, देख लेना, मजा आएगा। ओपनहाइमर देखने में तुम्हें जीवन के आनंद आएंगे। बस एक बार मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के देखना, बिना पढ़े मत देखना वरना समझ में नहीं आई। सो रहे थे ना, वही तो, उसके लिए फिजिक्स। देखो, एक तो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग ऊपर से पहले पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन बजे तो 12वीं के लास्ट चैप्टर तक आए, लास्ट चैप्टर तक पढ़ने के बाद एनर्जी रहे, और फिर उसके बाद सीखें, फिर समझ में आएगी अच्छा ओपनहाइमर ये कहना चाह रहा था। अब ऐसे क्यों बताऊं, मूवी देखो फिर समझो। तो अब जैसे एक बार ये रिएक्शन चालू हो गई तो बंद नहीं हो सकती। इसे बंद करने का बस एक ही तरीका है कि जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन न्यूट्रॉन को कोई एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, है ना? अगर कोई न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन धीमे धीमे, न्यूट्रॉन खत्म कर दो तो आगे फिर कौन जाके फोड़ेगा यूरेनियम के न्यूक्लियस को? तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वहाँ पर इस तरीके के एब्जॉर्बर या इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ रॉड्स इस्तेमाल करी जाती हैं। वो रॉड्स का काम ये होता है कि हाई मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना, जिससे कि रिएक्शन कंट्रोल में रहे। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है हर बार जितनी बार मैं आता हूँ उतनी बार ही आप नाम पूछते हो, फिर भी मैं टाइम से नहीं आ पाता हूँ। क्या हो गया, आज तो ना क्या है? क्या वो जरूरी नहीं होता, इस क्लास में बैठे 90% लोग नहा के नहीं आए हैं, ज़्यादा कम हो गए, 99% लोग नहा के नहीं आए हैं। आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में आज दशहरा है, दशहरा के दिन नहीं, सुबह 5 AM से नहाते। सुबह 5 AM से फाफड़ा, समझते हैं फाफड़ा? फाफड़ा, फाफड़ा अने जलेबी, अने मतलब एंड, है ना? फाफड़ा अने जलेबी ये सुबह से मिल जाएगी तुम्हें, और सुबह 5 बजे से मतलब चालू। और लो 5 बजे जाओगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हुआ है शहर में, लाइनें लगी होंगी लंबी लंबी, मतलब 100 मीटर लंबी लाइनें। फाफड़ा और जलेबी, ऐसा है दशहरा पे वहाँ पे फाफड़ा और जलेबी खाते हैं। तो वहाँ पे लोग रात से बनाना शुरू कर देते हैं, हलवाई रात में 11-12 बजे बैठ जाता है, तैयारी पहले करके रखते हैं, 11 बजे बैठ जाता है सेकने, और सुबह 5 बजे तक काफ़ी क्वांटिटी में बना देता है, और 7-8 बजे तक तो भाई उसका माल ऑलमोस्ट मान लो 90% खत्म हो जाता है। और हर 100 मीटर पे कोई ना कोई, एक तो होते हैं हलवाई प्रॉपर, एक होते हैं लोग लगाते हैं भाई स्पेशल उस दिन के लिए। तो ऐसा खाने का ट्रेडिशन है। तो आज दशहरा के दिन मुझे इस चीज़ की याद आ रही थी, मैंने कहा दशहरा निमित्त फाफड़ा ने जलेबी इस बार नहीं मिल पाएंगी। हाँ, न्यूक्लियाई में डालने हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई में जलेबी के संग रिएक्शन। इतना समझ में आ गया तुमको? मतलब ये नहीं फाफड़ा जलेबी, वो तो खिलाई दूंगा कभी।
ये बाकी कहानी, चैप्टर खत्म होता है। ठीक। अच्छा वो हाँ, एक दो ज्ञान की बात और, वो बात ये है कि यार तुम्हें मास मेजर करना है। मास कैसे मेजर करो? किलो में मेजर करोगे तो फैल जाओगे, क्योंकि मास तो इनका बहुत ज़्यादा कम है। 10⁻⁻12 kg के आसपास की ऑर्डर का रहेगा एटम्स का। तो फिर इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए ऐसा है कि भाई कार्बन के एटम को लिया गया और उसको डिवाइड कर दिया गया, तो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट आती है वो कार्बन से डिफाइन होती है। ठीक है, तो कोई पूछे कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट किससे डिफाइन होती है? कार्बन से। तो वो ध्यान रखना। हेडिंग लिखो न्यूक्लियाई। आओ अब लिखाना शुरू करते हैं। अभी तो खैर ये इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से, लिखाना तो बहुत कुछ है मुझे। हाँ मिर्ची भी होती है ना। अरे यार यही तो नहीं पता तुम्हें, मिर्ची नहीं होती यार। सुनो, वो तो यहाँ पे मिर्ची आती है तुम्हारे दिल्ली में। उसमें क्या होता है कि तुम लोग पपीता समझते हो, पपाया। तो गुजरात में उस पपीता को ऐसा घिस देते हैं, कस देते हैं, घिस देते हैं, तो छोटे छोटे उसके लच्छे बन जाते हैं। फिर उसमें नमक मिर्च डाल के फिर वो खाया जाता है कच्चे पपीते का। तुम समझ रहे हो कॉम्बिनेशन? हाँ मैंने खाया इसीलिए तो मुझे याद आ रही है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तो तुम लोग समझ रहे हो पपीता कैसा लगता होगा? बहुत सही लगता है। हेडिंग लिखी जाए न्यूक्लियाई, अब पॉइंट के तौर पे लिखा देते हैं। सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम, पहला पॉइंट सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम। न्यूक्लियस के बारे में लिख रहे हैं तो हेडिंग न्यूक्लियस लिखना, हेडिंग न्यूक्लियस लिखना। न्यूक्लियस के बारे में चार पांच बातें लिख लेते हैं। सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग, discovered by Rutherford in alpha scattering। हाँ एक्सपेरिमेंट लिख लो, इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ हेलो हेलो हाँ। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज इज 10⁻⁻15 मीटर, इज 10⁻⁻15 मीटर। जो मैं कह रहा था ना 10⁻⁻12 ऑर्डर का, 12 नहीं और कम होगा, 10⁻⁻27 होगा वो। जो अगर केजी में जाओगे ना, केजी में, तो 10⁻⁻27 आएगा वो। इस ऑर्डर में जाएगा। खैर अच्छा, वो पिछले वाले चैप्टर की कैलकुलेशन गंदी है तो इस वाले चैप्टर में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन इसमें भी गंदी है तो मेंटली प्रिपेयर रहना। वो अब सेमीकंडक्टर में ही होगा कैलकुलेशन। न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरे में कैलकुलेशन गंदी ही है। नेक्स्ट। अच्छा तुमने क्या लिखा? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज इज 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एकदम क्रिस्प पॉइंट लिखा दे रहे हैं, मुद्दे की बात। हाँ बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। ओके। जो 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं अपन? फर्मी, फर्मी। -10 को एंगस्ट्रॉम बोलेंगे ना। फर्मी कौन बोला? सही बोला यार, फर्मी लिख लो। अच्छा स्पेलिंग FERMI, FERMI फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर इज फर्मी और 10⁻⁻10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम। Protons and neutrons together called nucleons. Protons plus neutrons together called nucleons.
फिर वो वाली बात लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट में, जेड क्या होता है, मैंने लिखा रखा है ना ये तो। आलसियों के शहर में, ये लिख लेना बस, जेड और ए का मतलब। किसी भी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ये सब ये तो केमिस्ट्री में बता ही रखा है ना, कैसे लिख करते हैं। ऊपर क्या आता है, ऊपर मास नंबर आता है, मतलब ऐसा आएगा, अगर ये सॉरी जेड क्यों लिख रहा हूँ, अगर एक्स सिंबल है तो जेड आएगा यहाँ पे और ए आएगा यहाँ पे। क्या पता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप लिया, चलो नेक्स्ट पॉइंट। कितने हो गए पॉइंट, बहुत सारे हो गए। अच्छा आप लोग ऐसे डॉट बना के लिख रहे हैं। atomic masses are generally represented by atomic mass unit. Atomic masses are generally represented by atomic mass unit. AMU डॉट में लिखते हैं U। ठीक है, आराम से भाई। नेक्स्ट, 1U is equal to 1U is equal to mass of C12 atom divided by 12, mass of C12 atom divided by 12, पूरे का डिवाइडेड बाई, है ना। कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके, 1U की वैल्यू कितनी आती है, तो लिख लो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1U सॉल्व होके आता है ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज, तुम इस डेटा की टेंशन मत लो, है ना, क्वेश्चन में दिया होता है, पेपर में भी दिया होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6726 1.6726 into 10⁻⁻27 kg। 1.6726 into 10⁻⁻27 kg is equal to 1.00727 U। ठीक है, नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 into 10⁻⁻27 kg is equal to 1.00866 U। तुम समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं बोल सकते, अब चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। मतलब ऐसे देखोगे तो अपन डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जा रहे हैं, 3 तो 5 डिजिट तक जा रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये तो याद है तुम्हें, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लिख लो लिख लो, बाद में थोड़ी याद आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, दैट इज 0.00030 00030 U, 3055 U। जीरो यू थोड़ी होता है, 3055 U। चलो लावण्या, सब सही चल रहा है, काम सारा चालू हुआ रिवीजन का, कोई परेशानी, गुड। चलिए
नेक्स्ट, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप क्या होता है? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। पहला आइसोटोप, डैश लगा के लिख दो, सेम जेड, मतलब एटॉमिक नंबर। आइसोटोप सेम जेड, जिनका जेड सेम है उन्हें क्या बोलेंगे? आइसोटोप। दूसरा आइसोबार सेम ए। तीसरा आइसोटोन्स। आइसोटोप जेड सेम, आइसोबार ए सेम, और तीसरा है आइसोटोन, ISOTONE। आइसोटोन का मतलब होता है सेम ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या हो गया? बिल्कुल सही। ए माइनस जेड क्या हो गया? न्यूट्रॉन। समझ गए ना? तो लिख दो आगे सेम न्यूट्रॉन, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? जेड मतलब प्रोटॉन सेम, ए मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम। क्या लिखा ए में तुमने? मास क्या? मास किसका? मास किसका? एटम का, न्यूक्लियस का? हाँ, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? चाहे तो मास नंबर लिख ले, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। अगली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी, ये तो तुम्हें पता चल गया कि साइज इसका जो है फर्मी ऑर्डर का है, 10⁻⁻15 ऑर्डर का है। ये तो मैंने पॉइंट में लिखा ही दिया है, ठीक है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, पहली प्रॉपर्टी, साइज ऑफ न्यूक्लियस। रिलेशन बिटवीन radius and mass number of nucleus, relation between radius and mass number of nucleus is radius and mass number of nucleus is, ये रिलेशन तुमने याद कर रखा है वैसे तो। क्या था रिलेशन? R is equal to R0 a की पावर 1/3, where R0 is 1.2 फर्मी। याद है ना ये तो? मैंने ये सब कभी याद कराया सर? इसमें तो तुमने क्वेश्चन भी किए हैं। अच्छा, तुमको वो याद नहीं है जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखाया था ये? नहीं लिखाया? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये रेडियस का रिलेशन नहीं लिखाया था ए के साथ? मैं देख फिसलना नहीं चाहता हूँ, वैसे जीवन में बहुत दर्द है। हैं? क्या क्या बताएं तुम्हें, क्या क्या बताएं तुम्हें? कुछ ना पूछो। चलिए अगला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तुम इधर बुद्धि से खुद सोचो, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेडियस 4/3 πr³ और रेडियस ऑलरेडी किसके प्रोपोर्शनल है? ए की पावर 1/3 के। तो वी किसके प्रोपोर्शनल आ गया? ए के। ए क्या था?
मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, आप तो जाओ बस, ये सब नहीं लिखाते। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखो। शुरू करें। डेंसिटी को तुम क्या लिखते हो? डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला बचपन से पढ़ रखा है अपन ने, मास अपॉन और क्या, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। प्रोटॉन का मास एमपी मान लिया, ठीक है। और तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन है? अरे बोलो ना, प्रोटॉन कितने, जेड। और ए कितना है? अच्छा, अब तुम मास देखोगे तो दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, तो न्यूक्लियस के अंदर मैं सीधा ए से मल्टीप्लाई कर दूं। इतना समझ में आ गया टोटल मास के लिए न्यूक्लियस के। वॉल्यूम देखोगे तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब। ये तुम क्या लिखोगे, ए एम पी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r की वैल्यू किसके बराबर थी, r0 ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो ये तुम्हारे पास हो गया ए एम पी। ये ड्राइव करने को आ जाता है कि डेंसिटी किस तरीके से ए से इंडिपेंडेंट है, तो ध्यान रखना। 4/3 पाई r0 का क्यूब ए से ए कट गया, तो देखो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, ए। इसका एक और कंक्लूजन है, अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब दुनिया के जितने भी न्यूक्लियस हैं, जितने भी तरह के एलिमेंट की न्यूक्लियस हैं, सबकी डेंसिटी सेम है। हाँ है ना, इसको भी अपन लिख लेंगे, पहले आप लोग ये लिख लीजिए। आइए आपका इंतजार था। कहाँ हुई गा बच्चू, वो तो हमें भी पता है। अच्छा अच्छा, आज तो मैं खुद कैब से आया हूँ। चलिए, अच्छा अगर ये सबके लिए यूनिफॉर्म है तो इसकी कुछ वैल्यू निकल के आती होगी। इसकी वैल्यू आती है सॉल्व होके 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। लिख देते हैं। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का लेवल देख रहे हो, 1 मीटर क्यूब का डिब्बा ले लोगे तो उसके अंदर कितना मास होगा, 10⁻17 मतलब कितना होता है यार, सोच सकते हैं क्या अपन। 5 पे 1 लाख kg हो जाएगा। फर्मी तो निगेटिव में होता है ना, उल्टा, ये पॉजिटिव में है। मतलब अपन को तो एक छोटा सा इसका क्यूब दे दिया जाए, इतना छोटू सा, अपन उसे ही नहीं उठा पाएंगे। उसको सिर्फ अगर न्यूक्लियस से भर दिया जाए एक छोटे से हिस्से को, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो इतना सा हो गया ना। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लेंगे तो उसमें कितना आएगा, तो 2.3 इंटू 10⁻17 kg को kg में रहने दो, मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, दैट इज 10⁻, कितना हो गया, +6 हो गया ना। और ये हो जाएगा 10⁻+6, क्योंकि 2 3 दूनी 6, तब भी 10⁻11 आ रहा है। 10⁻11 मतलब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा, सिंपल एक ही आंसर है, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 आध करोड़ kg मास तो ऐसे ही आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत भारी हो गया यार, कैसे उठाएंगे, ब्लैक होल जैसा सिस्टम बन जाएगा, सही कह रहा है। इसीलिए समझ में आ रहा है चीज़ें सॉलिड होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा जगह होनी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बड़ा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा दुनिया बहुत भारी हो जाएगी, और फिर दुनिया एक ही गाना गाएगी,
में दुनिया पीतल दी, देवी डॉल में सोने दी। समझ गए? ठीक है यार। तेरे बेटा सो के उठ जा। हो रहा है? चलो, तो अपन ने सारी प्यार मोहब्बत की बातें कर ली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लो जो मैं बोल रहा था। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट is same and is the order of is same and is the order of 10 raised to power 17 kg per meter cube. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा सा तुमको ज्ञान की बातें और दे दें, फिर उसके बाद फिर लिखाते हैं। ठीक है, लिखाना तो थ्योरी ही है। तुम प्यारे कछुओं ने फोर्स की बात कर रखी थी कि सर अगर दो चार्ज Q1 Q2 कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और अगर वो गोले गोले टाइप के हैं तो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। अगर इन चार्जों को बहुत पास रख दोगे, आर की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 0 कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये तो पढ़ा था। अब तुम अभी क्या कहे, तुम खुद सोचो, तुमने अभी क्या बोला कि न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ढेर सारे प्रोटॉन हैं अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, मतलब न्यूक्लियस में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज चिपके पड़े हैं और बहुत डेंसली चिपके पड़े हैं। इसका मतलब है आपस में एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे होंगे और वो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी चिपके हैं, दूर नहीं भाग रहे। इसके पीछे का क्या राज है? क्या वो न्यूट्रॉन की वजह से चिपके हैं, या फिर वो आपस में कोई ऐसा कुछ कहानी हो रही है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है? तो इसके पीछे का एक दूसरा कारण है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है कि इस पूरे सिस्टम को बाउंड करके रख रहा है। ये सिस्टम स्टेबल नहीं होना चाहिए आइडियली, हमारी बुद्धि के हिसाब से अगर अपन देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को इतने पास रखने पर रिपल्शन की वजह से दूर भाग जाने चाहिए, लेकिन अपने आसपास सारी चीज़ें तो सही सलामत है। कोई ऐसा डिसइंटीग्रेट हो रही है क्या? नहीं, सब पेन भी सही चल रहा है, बॉडी भी सही चल रही है, बॉडी में आयरन कैल्शियम सब कुछ सही है, मेरी बॉडी सही नहीं है, बहुत कष्ट है। तो जीवन के इतने सारे कष्टों को सहते हुए दशहरा की शुभकामनाएं। तो यार गेम ऐसा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो चीज है वो इन सब का माई बाप है। ये इनका कुछ मास है तो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहे होंगे, ये दैट इज G m1 m2/r²। मास है, ये अट्रैक्शन, और हमें पता है कि ये तो बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि भाई ये वीक फोर्स की वजह से इतना क्या हो गया भाई। अरे यार इतना तो पत्नी भी बुरा नहीं मानती जितना तो बुरा मान रहा है। ए, ए, गधा, मेरे से दुश्मनी है क्या भाई? तो ये तो तुम्हें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है, हमने अभी तक जितने भी फोर्स पढ़े हैं। तो अट्रैक्शन उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन को नया फोर्स होना चाहिए, उस नए फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसका नाम ही न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस के ही रिलेटेड बात हो रही है। ये काम ही तब करता है जब दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने पास आ जाएं कि वो एक फर्मी के ऑर्डर के हों। ठीक है, तो उस तभी ये एक्टिवेट होता है, उससे पहले एक्टिवेट ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठा है कि हमारे बीच में इतना बतगड़ा न्यूक्लियर फोर्स लग गया कि मिल के फ्यूज हो गए, खत्म ही हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? एक फर्मी से बहुत कम। तो लो सर, हमने तो मिला दिया।
डिस्टेंस जीरो कर दी। अब बताओ, क्या सर मेरी दोनों उंगलियों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है? क्यों? जीरो कर दी ना। अब क्यों नहीं लगा? एक फर्मी के ऑर्डर से मैं आ गई ना अब तो डिस्टेंस, क्यों नहीं लग रहा? सोचो, लगाओ दिमाग। फाफड़ा जलेबी मैं खिलाऊंगा फिर किसी दिन। हैं? क्या कह रहा है गोलू? हाँ, जिंदगी में कष्ट तो है, पानी पी लें, पानी पीना है, ऐसा बोला है। सोचो, सोच के बताओ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यूक्लियस में क्यों लग रहा है? उसका कारण ये है कि जो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका सेपरेशन फर्मी के ऑर्डर का है। जब भी आप रियल लाइफ में इनको मिला रहे हैं, इनकी डिस्टेंस जीरो करके हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए, इनके एटॉमिक लेवल पर जाके देखा जाए, तो डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं रही। जब तुमने दो एटम को पास में रखा, उन एटम और एटम के बीच की डिस्टेंस भी उस फर्मी के ऑर्डर में नहीं आ पा रही है, तो इनको मिलाने से क्या गुइयां फर्मी के ऑर्डर में आएगी? अरे आया ना। ये तुम्हारी इन आंखों को धोखा देने के लिए है कि भाई फिजिकल लेवल पर ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, लेकिन क्या एटॉमिक लेवल पर ये दोनों हाथ के जो एटम्स हैं एक दूसरे से मिलके फ्यूज हो गए? क्या दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोड़ के उनके न्यूक्लियस एकदम चिपक गए? नहीं ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं कहीं भी लग जाएगा, तो न्यूक्लियर लेवल पे ही लगेगा, तो इसका भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अपन ने जो जितने भी फोर्स पढ़े, तो उसमें अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? हेलो हेलो, समझ गई बात? तो आओ प्यार मोहब्बत की बातें लिखाना शुरू करते हैं। फोर्सेज इनसाइड न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, फोर्सेज इनसाइड न्यूक्लियस। तीन ही फोर्स पढ़े अपन ने। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स डैश लगा के लिख दो, वीकेस्ट, नल्ला है, नल्ला फोर्स, एकदम भड़बूती नारायण मिश्रा जैसा। नहीं नहीं, विभूति नारायण मिश्रा मत लिखना। आप लोग जानते हैं विभूति नारायण मिश्रा को? कितने लोग जानते हैं विभूति नारायण मिश्रा को? अरे तुम तो यार मतलब काफी प्रो लोग हो यार। तिवारी जी हैं। मतलब कभी भी अगर जीवन में आनंद लेने हो, तुमको मतलब कॉमेडी की पीक देखनी है, मतलब एकदम सटल कॉमेडी, तो भाई उस चैनल को देखा जाए, उस सीरीज को, उस क्या बोलना चाहिए, उसके किसी भी एपिसोड को उठा लो। और पहले के जो एपिसोड थे वो तो क्या अल्टीमेट लेवल के प्रो हुआ करते थे। ये सीरीज हुई थी शायद 2014-15 में शुरू हुआ था ये। अरे जब पहली बार आया ना, तो हम लोग बैठ के देखते थे आराम से शाम को टाइम निकाल के, भाई ये जरूर देखना है। तब जीवन में कष्ट नहीं थे। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। किस किस के बीच में लगेगा ये? डैश लगा के लिख दो, बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है। बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। और तीसरी चीज इसमें लिख दो, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा ना, रिपल्शन, इसी में ही आगे कॉमा लगा के लिख दो, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चू। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स। स्टार मार्क करके लिख देना। न्यूक्लियर फोर्स को स्टार मार्क कर लेना, है ना?
ये पेपर में पूछा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज। तो मैं न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा देता हूँ, प्रॉपर्टीज में लिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन that holds nucleons, strongest interaction that holds nucleons together to form nuclei and it is powerful enough to overcome electric repulsion. समझ गए? जो सारी बात अभी तक समझाई थी लिखा दी है बस। अगली हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये पूछी जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। एक एक लाइन लिख लेते हैं। पहला, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। दूसरा, वर्क्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, works only between nucleons, works only between nucleons, works only between nucleons. Next, very short range force, very short range force, डैश लगा के लिख देना इसी में, only up to size of nucleus, only up to size of nucleus means 3 to 4 Fermi only, means up to 3 to 4 Fermi only। मतलब दो न्यूक्लियस अगर 3-4 फर्मी, मतलब न्यूक्लियस की जो साइज है वो 3 से 4 फर्मी के बीच में ही रहती है मैक्सिमम जो भी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। अगर इससे ज़्यादा पे तुम न्यूक्लियर फोर्स लेने जाओगे तो वो जीरो ही है। जब तक इस ऑर्डर में नहीं आएगा, फर्मी में 3-4 फर्मी से कम में ही एक्टिव होगी, उससे ज़्यादा में इसकी वैल्यू जीरो ही है बाई डिफॉल्ट, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगेगा, कम डिस्टेंस पे लगेगा। ये बात शब्दों में लिखा हूँ या अपनी तरफ से समझ गए? अरे हाँ या ना बोलो, समझ गए या नहीं? समझ गए। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लिखाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, तुम इसको पेपर में आएगा तो कहानी तो बना ही दोगे, है ना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन चार्जलेस है, प्रोटॉन चार्ज है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब इससे चार्ज से कोई भी लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, समझ गए? नेक्स्ट, स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन, इसमें लिखा देते हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, it is stronger between nucleons, it is stronger between nucleons having same sense of spin, it is stronger between nucleons having same sense of spin, same sense of spin, then between nucleons having opposite sense of spin, then between nucleons having opposite sense of
स्पिन। नेक्स्ट, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। एक और देख चीज लिखाता हूँ, अगला हेडिंग लिखो इसकी नेचर, अगली प्रॉपर्टी। हाँ, ये इसका नेचर एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसका नेचर है। नेचर में इसके दो पार्ट हैं, ये अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है। वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इट इज अट्रैक्टिव। वाह दीदी वाह, अच्छा। ओह, क्या हुआ? शादी में जाएगा, कपड़े घर पे भूल जाएगा, फिर पड़ोसी से मांगेगा, कपड़े खत्म हो गए। मेरी शादी में मैं कपड़े भूल गया था। सच में मतलब मजाक नहीं कर रहा। फिर शादी मेरी 3 घंटे डिले हो गई, फिर घर से वापस से कपड़े आए। नहीं, नहीं, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी ना। वो एक अटैची बन गई, एक वो होता है वो बड़ा सा चेन वाला बक्स, वो क्या होता है वो, सूटकेस, वो चार ट्रॉली ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग। तो बन गई वो अलमारी की, भाई इसमें भाई लड़के कपड़े रहेंगे। सारा सामान रख गया गाड़ियों में, वो वही छूट गई। ऑब्वियसली फिर वैसे लड़का वापस एक बार नीचे जाता है, फिर ऊपर घर में नहीं जाता है, फिर वो वापस मुड़ के नहीं देखना होता है। हमने कहा भाई, अब मुझे लगा अभी तो तैयार करने के लिए बुला रहे हैं, तैयार कर लेंगे उसके बाद वापस से मैं आऊंगा, सामान वामान खुद रखवाऊंगा। अब ऊपर नहीं जाना है, अब यहीं से बैठना है। भाई बैठ गए, बैठ गए तो पता चला कि वहां पहुंच रहे तो अरे वो सब तो ठीक है, वो शेरवानी का है। तो तो सब जगह उन्होंने सबके रूम में कि शेरवानी का वो बैग किसके पास है। तो बैग रखने की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी उनसे पूछा गया बैग, कौन सा बैग। फिर घर पे फोन किया गया, तो फिर मम्मी कहती अरे हाँ ये तो यही रखा है। मम्मी शादी में नहीं गई थी। तो फिर गांव से वापस से एक गाड़ी भेजी गई, वो बेचारी 230 किलोमीटर ट्रेवल करके रात में, फिर वो 3 घंटे में। नहीं, सब चिल रहता है माहौल। हाँ, हाँ, पेशेंस होना चाहिए ना। तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तुम क्या करोगी अपने पति का? गलत बात होगी। हाँ, बलू ड्रम। खैर, हम क्या बात कर रहे थे? ये तुमने क्या 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 किया है बे, क्या है ये? पहला क्या लिखा नेचर में? इट इज अट्रैक्टिव if the distance is greater than 0.8 Fermi. It is attractive if distance is greater than 0.8 Fermi. It is attractive if distance is greater than 0.8 Fermi. उसे भी तोड़ तोड़ के फेंक रहा है गधा। तुमने ये समझा कि 0.8 फर्मी से ऊपर डिस्टेंस के लिए ये अट्रैक्टिव है, लेकिन 3 से 4 फर्मी के ऊपर तो लगेगा ही नहीं। तो इसकी जो रेंज है अट्रैक्टिव की, वो 0.8 फर्मी से 3 से 4 फर्मी के बीच में ही है। समझ गए बात को? उसमें कैसा रहेगा ये? अट्रैक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिपल्सिव और डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। इट इज रिपल्सिव for the distance which is less than 0.8 फर्मी। कोई बात नहीं, चिल। अगली हेडिंग, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। कोई नोबेल प्राइज वाली इक्वेशन लिखनी है?
E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, लिख लो। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। ये तो याद ही है सबकी को, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। m मास को स्पीड ऑफ लाइट से अगर चलाया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी की वैल्यू mc स्क्वायर होगी, खत्म। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, mass of nucleus is always less than, mass of nucleus is always less than the sum of masses of if, क्या बोला, sum of masses of its constituents nucleons, its constituents nucleons, ठीक है डियर बच्चों। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये जरूरत नहीं है तो लिख लिया ना डेफिनेशन में। ये भी अच्छा लग रहा होगा ना लिखने में। चलो भाई, मास डिफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इसको ना मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, यू विल इंजॉय। m is actual mass of nucleus, mp is mass of proton, mp के बाद न्यूट्रॉन होता है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना ही हो गया। तो अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जेड तो प्रोटॉन है, और तुम्हारे पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो तुम बोलोगे ए माइनस जेड हो गए न्यूट्रॉन। क्या किसी को ये डाउट है ए माइनस जेड न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? देखो, ए क्या है, ए है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। तो अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस पी, और प्रोटॉन कितने नंबर में है, जेड, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस। समझ गए बात को, लॉजिक, ठीक है। रिद्धि की माँ, रिद्धि माँ, भाई क्या लाइन बन गई यार ये तो तगड़ी लाइन बन गई। तेरी फ्यूचर फैमिली के नाम अभी से डिसाइडेड, खत्म, लोड ही नहीं लेना कभी, वरना अपनी तरह हाल होगा। दो दो ढाई 3 महीने होने का अभी तक नाम नहीं डिसाइड हो पा रहा है किसी को जल्दी नहीं है, ये है प्रॉब्लम। कुछ नहीं लिखा, बेबी ऑफ कीर्ति पता नहीं बाप का तो क्या कुछ नाम में वैसे ऐसा आता है, फादर नेम बाकी लिखा जाता है, हमेशा बेबी ऑफ मम्मी का नाम ही लिखा होता है। पीछे से कह रहे हैं कौन सा 9 महीने आपने पेट में रखा है। पॉइंट है सर, पॉइंट है, हाँ? तो फिर ये बोलने की क्या जरूरत है वी आर प्रेग्नेंट, सीधा बोले ना, महिला बोले आई एम प्रेग्नेंट, वो कपल पता नहीं क्या ट्रेंड है, वी आर प्रेग्नेंट, घुइया के प्रेग्नेंट, कौन सा भाई तू 9 महीने लेके घूम रहा है पेट में, आराम से मस्त पड़ा पड़ा सो रहा है तो बात ये हो गई। हाँ, इधर बात चल रही थी ना। तो यार तुम्हारे पास अगर मास डिफेक्ट निकालना है तो मास डिफेक्ट तुमने क्या बोला,
mass of nucleons minus actual mass of nucleus. एक कछुओं, ध्यान रखना ये न्यूक्लियॉन्स लिखा है. न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझ गए? तो तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन थे लाला? जेड. तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सही बात है. न्यूट्रॉन कितने थे तुम्हारे पास? तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये तो हो गया तुम्हारा वो मास जो तुम्हारा बाजार से खरीद के लेके आए हो वो है. एक्चुअल कितना है? m. यही तुम्हारे पास क्या हो गया? मास डिफेक्ट. खत्म. अगर मान लो तुमको ये m न्यूक्लियस का मास ना देके एटम का मास दे दे, तब फिर कैसे करोगे? If capital M is mass of atom, यही नीट वालों के लिए, तो देखो क्या करना है. तो उस केस में तुमको इधर भी पूरे एटम का मास लिखना पड़ेगा ना यार. सेम कैसे ले लोगे? इलेक्ट्रॉन का भी लेना पड़ेगा अब. तो यहां पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? जेड मास ऑफ प्रोटॉन. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन. तो प्लस जेड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम. समझ गए ना बात को? अगर उसमें उसने एटम का दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. उधर तो ऐड उसने कर ही दिया है. चमक गई बात? तुम यही कह रहे थे क्या, या कुछ और सोच रहे थे? ओके. वेयर इज योर बडी? हे बडी सुनो जरा, चलो करें कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी, काम कोई गड़बड़ का. तुमने गाना नहीं सुना ये? तो एक मूवी थी भूतनाथ, बच्चों की मूवी थी, बड़ी फेवरेट. उसमें गाना है, हे बडी सुन जरा, चल करें कुछ मजा, थोड़ी शरारत कुछ शैतानी. सूरी ब्रो सोना नहीं है, काम की गड़बड़ का. छाप लिया? छापिंग सर, छापिंग छापिंग. भाई ये पैर से कर ले, टेढ़े हो जाएंगे पैर तेरे. इतना मोड़ के क्यों बैठा है? अच्छा होते नहीं है सीधे. हाँ. अच्छा तो एक एक बात बताओ, जो 1U होता है ना, 1U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, 1U को अगर पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 1U को अगर पूरे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब E इज इक्वल टू mc² है. M की जगह डालो 1U, C की जगह डालो स्पीड ऑफ लाइट, और बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी? तो वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे लिखा देंगे, कैलकुलेशन कराएंगे तब. मुझे याद आ गई तो मैंने बोल दिया. लिखा देंगे लिखा देंगे, चिल रहो. तुम इतना जीवन में लोड मत लो. अगली हेडिंग लिखो, बाइंडिंग एनर्जी. ईशान क्या हो गया? थिंकिंग थिंकिंग. बाइंडिंग एनर्जी जैसा कि आपको बता ही चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी का अर्थ क्या होता है? वो एनर्जी सिस्टम को बाइंड करे हुए है. अगर उतनी ही एनर्जी निगेटिव में, अगर निगेटिव ऑफ दैट टोटल एनर्जी अगर उसको दे दी जाए, तो वो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिखर जाएगा टुकड़ों में. उसी बात को शब्दों में लिख ले. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड
the energy required to split nucleus into free nucleons. The energy required to split किसको स्प्लिट करना है? टू स्प्लिट न्यूक्लियस इनटू फ्री न्यूक्लियॉन्स. It is always positive. It is always positive. It is always positive and numerically equal to the energy equivalent of mass defect, and numerically equal to the energy equivalent of mass defect. बहुत कम लोग आए हैं आज. कितने बैच, अब टोटल कितने लोग हैं अपने 12th में? 25-26 ही दिख रहे हैं मुझे. 24 पे हैं अपनी क्लास में अभी. बेस्ट वाले कितने आता रहा? बेस्ट वालों की अटेंडेंस एकदम फुल रहती है. क्यों? जैन साहब आए क्या? हाँ बैठे हैं जैन साहब तो. चलो भाई, बाइंडिंग एनर्जी की जैसा कि मैं बता चुका था, इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है. लिख लो, EB इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. EB इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, E छोटा सा B, EB, B नीचे लिख लो. नहीं रे भाई, हाँ ऐसे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ. EB इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. E नहीं है, वो C लिखा है. चलो घटिया चीज थी, खत्म हो गई. अगली हेडिंग लिखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. EB इज बाइंडिंग एनर्जी. अगली हेडिंग है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. यार देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही डिसाइड करेगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी. जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो एलिमेंट स्टेबल है, जिसकी नहीं है वो नहीं है. सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है आयरन की, वो स्टेबल है. ठीक है. बाकी जैसे जैसे तुम आयरन से पहले जाओगे कम होती जाएगी, आयरन से आगे जाओगे तो भी कम होती जाएगी. तो इसका भी ग्राफ बनेगा बहुत ही रद्दी सा. मैं तुम्हें एग्जैक्ट दिखा दूंगा, बनाने से बेटर है क्योंकि बनाने में बहुत टाइम जाएगा. ऐसे ऐसे डिग 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 ऐसे बनता है. तो कुछ भी बना देता ना. हाँ तो नंबर भी मिलते हैं उसमें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. हाँ बस देखो, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, the value of binding energy per nucleon decides the stability of nucleus. The value of binding energy per nucleons decides the stability of nucleus. Greater the binding energy per nucleon, more stable the nucleus. Greater the binding energy per nucleon, more stable the nucleus. Next, maximum for isotope of iron. Maximum for isotope of iron, Fe56, Fe56. Maximum for isotope of iron, Fe56.
आयरन का तो पता है ना तुमको सब, Fe56Z। जैसे C12 है, ऐसे लिखना एलिमेंट को, ये तो लिखना आता है ना, C12, C के ऊपर 12 लिख दिया। आयरन लिखना है तो Fe56। तुम कैसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, Fe-56 मत लिखना, Fe के ऊपर। नोटेशन तो बता दी ना अभी, वही नोटेशन, और इसी में कंटिन्यूशन में लिख देना। मैक्सिमम फॉर आयरन Fe26 and is 8.8 mega electron volt, and is 8.8 mega electron volt, and is 8.8 mega electron volt बेटा पर न्यूक्लियन। तो ये पूछने की क्या बात है, खा लेना, कॉफी लेके आई तो कॉफी भी पी ले। भी लो हो रहा है ना, लो हो रहा है, लो हो रहा है, लो हो रहा है, लड़, लड़ाई कर, अभी सही हो जाएगा। तो किसने बोला कि तेरा बीपी लो हो गया? नमक नमक नमक। अपने पास यहाँ पे चीनी तो नहीं होगी? हाँ सो जा सो जा सो जा, खाओ अच्छा लो वाला, हाँ खा ले खा ले खा ले। ये लड़ ले पड़ोसी, घुसा मार इसकी पीठ पे, तो लड़ ले, थोड़ा सही हो जाएगा बीपी। हम क्या बात कर रहे थे, आयरन का कितना है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम फॉर 8.8, मैक्सिमम फॉर आइसोटोप ऑफ आयरन Fe56 एंड इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। जी, वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, इट इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, आयरन जो है, इट इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, आयरन इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फॉर यूरेनियम, फॉर यूरेनियम बाइंडिंग, इसका बीपी इसलिए लो हो रहा है, तू पेन ले ले रहा है बार बार उससे, कभी उसका पेज ले ले रहा है, शर्म नहीं आती नालायक। फॉर यूरेनियम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is 7.7 mega electron volt, is 7.7 mega electron volt, and it is unstable. For uranium binding energy per nucleon is about 7.7 mega electron volt and it is unstable. अगली लाइन को स्टार मार्क करके लिखना। मीडियम साइज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल, medium size of nuclei are more stable than light or heavy nuclei, than light or heavy nuclei. मैंने तुम इसका चित्र बना के बनाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं तो आलसी हूं, बना बनाया दिखाता हूं। दुनिया के जितने भी आविष्कार किए सब आलसी लोगों ने किए, मेहनती लोगों ने कोई आविष्कार थोड़ी किए। अगर आदमी 10 किलोमीटर आराम से चल के जा रहा है तो साइकिल क्यों बना था? उसे लगा होगा कि यार 10 किलोमीटर चलना भारी काम हो रहा है यार तो चलो साइकिल बना लेते हैं तो जितने भी एक्सपेरिमेंट है सब या इन्वेंशन है सब आलसी लोगों ने करी है। हम्म। अब बताओ, अच्छा वाला पंखा आराम से जाके एकदम ऐसे कुटर कुटर करके आराम से चबंद चालू हो रहा था, रिमोट वाले पंखे आ गए, तो आलसी लोगों को ही तो काम है। क्या कह रही हैं आप? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ।
चलो चलो। अच्छा, ये बताओ, जो वाइट वाला उस वाले बोर्ड पे ज्यादा सही दिख रहा था, इस वाले पे ज्यादा सही दिख रहा है? जो वाइट रिकॉर्डिंग तुमने कल जब क्लास ले रहे थे लाइव, तो वो वाइट वाले पे सही दिख रहा था उधर, या फिर इस पे ज्यादा सही दिख रहा है? ये, मतलब मैं उसके हिसाब से ना फिर यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी सही कर देंगे। अरे तुम ही लोग तो अपना फीडबैक देते हो, क्या चेंज कराना है क्या नहीं कराना है। वाइट बोर्ड लगवा दें? हैं? चैप्टर? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके। ये ये गया। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ महान काम हो गया हो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? डाउनलोड करूँ? दिख रहा है? थोड़ा जूम हो जाएगा क्या? कुछ तो हुआ। हो गया। ये गया। आजा आजा, इधर आजा। ये गया। यार ये देखो, ये चित्र भी बनाने को आता है पेपर में। इसमें क्या बनाना है मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इस चित्र को बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना है। तुमको हेडिंग लिखनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो डेल्टा ई बी बाई ए, है ना? और इससे पहले अपन ने पढ़ी लिखा था डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या कई लोगों ने ई लिखा होगा, वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं इस वाली टर्म से कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो हो जाएगा वो इक्वेशन इस तरीके की हो जाएगी कि मुझे एक तरफ से लिखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक तरफ मेरे पास होना चाहिए ए। सही बात है। और उसके बाद ग्राफ बना देना है ऐसा जिग जैग। ज़्यादा जिग जैग बना दिया इस तरीके से। समझ गए? ऐसा बना के आ जाओगे। इसमें दो तीन चीज़ें लिख देना। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देना, यहाँ पे एफी लिख देना, और यहाँ पे यूरेनियम लिख देना, पूरे नंबर। ठीक है? चलो, अब आ जाओ जो तुम्हें बनाना है। इसमें देखो, ये गया। देख लिया? जैसा मैंने बनाई थी जुगाड़, उस जुगाड़ से बना दो फटाफट। बस ध्यान रखना यहाँ पे जिग जैग कितने करने हैं, दो तीन कर देना, तीन कर देना। इस चित्र को देख के समझ में भी आ रहा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है क्या आयरन? ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है क्या आयरन? अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है कि सल्फर? सल्फर। यूरेनियम जाके देख रहे हो? यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तुम सुन लो, यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस लेवल का है? लगभग लगभग कार्बन के लेवल का है। हाँ है ना? लेकिन इसके बावजूद हाईली अनस्टेबल है यूरेनियम। क्यों? मोटा है, मास नंबर बहुत ज्यादा है, ए बहुत ज्यादा है। इसीलिए बोला कि मिड साइज की जो न्यूक्लियस हैं वो बेस्ट हैं। अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो भी अनस्टेबल है, अगर साइज बहुत छोटा है तो भी अनस्टेबल है। क्योंकि साइज छोटा होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम हो गया, साइज बड़ा होने से वो अपने आप में अनस्टेबल हो गया। ठीक है? तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि, मच्छर है मार देना। आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही नहीं आएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लस साइज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्टेबिलिटी। ठीक है मित्र? अरे एकदम यार, तुम रंग बिरंगा मत बनाओ, फटाफट बना लो। लाइन खींचो, कच कच कच। तुम लोग ये सब मत लिखो ये नीचे। ये ठीक है, समझ में आ गया। तुम्हें पता है एफई के नीचे, ये एफई के पहले थोड़ा या एफई के नीचे 56 लिख देना, यूरेनियम के नीचे 238 लिख देना, हो गया बस।
और यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा ही, एली, ही, नो, को, ओ। समझ गए? पता है मैंने कैसे याद किया था? है ही लीबे, है ही लीबे। अरे ये नहीं, हाँ, ये नहीं, उस टेबल को तुम देखोगे, है ही लीबे, BCNOF। रो याद आ रही है तुमको पीरियोडिक टेबल की? है ही लीबे, BCNOF। फिर उसके बाद वो कॉलम वाले तो सभी को याद होते ही है। जब बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, अब बैंगन आलू गाजर इन थैला। तुम लोगों ने कैसे याद किए हैं? हैं? किसने चरस फूका? रूबी ने। होली पे नशा करके रूबी ने चरस फूका। हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, कन्या सुंदर मांगे, स्कूटर नहीं चाहिए। पीरियोडिक टेबल गलत हो जाएगी बेटा। देखो, मेंडलीव ने बनाई थी ना, ये किसने बनाई थी? हैं? किसने बनाई थी पीरियोडिक टेबल ना? नई वाली किसी और ने बनाई थी। दिमित्री मेंडलीव, यही नाम था ना उसका? यार इंटरेस्टिंग बात है, उसने टेबल इसलिए बनाई थी ताकि दुनिया के सारे एलिमेंट थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, लोगों को याद रहे। लेकिन अपन को टेबल याद रखने के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ रही है। इजी चीज को और इजी करने की जरूरत पड़ रही है। बन गया? चलो भाई, बन गया तो आगे बढ़ते हैं। घटिया क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? घटिया बात थी। इसके बाद क्या बचा है इसमें? फिजन फ्यूजन बचा होगा। न्यूक्लियर फोर्स हो गया। न्यूक्लियर फोर्स तो पढ़ाई दिया। रेडियो एक्टिविटी के बारे में दो चार बातें, फिर फिजन और फ्यूजन पढ़ा के बोलो जयराम जी की औका। तुम बोलो तो नहीं करेंगे। बोलो क्या तुम क्या चाहती हो बेटा? करा दे? हैं? वन से पहले हो जाए, हो ही जाएगा। अगली हेडिंग लिखो। न्यूक्लियर फिजन। अगली हेडिंग लिखो न्यूक्लियर फिजन। बेटा चौंच चलाए बिना लिखेंगे, क्योंकि एक बार निबट गया तो फिर निबट ही जाएगा पूरा चैप्टर। अगली हेडिंग लिखो न्यूक्लियर फिजन। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस A greater than 230, splitting of heavy nucleus A greater than 230 into two or more lighter nuclei, into two or more lighter nuclei when struck by a neutron. Two or more lighter nuclei when struck by a neutron. In this process, certain mass disappears. In this process, certain mass disappears, which is obtained in the form of energy, which is obtained in the form of energy. When uranium 235, when uranium 235, when uranium 235 is bombarded by a neutron, समझा मैं चुका ही हूं पहले ही से, है ना? किसी के मन में तो कुछ डाउट नहीं ना?
When uranium-235 is bombarded by a neutron, it splits into two fragments. It splits into 2 or 3 secondary neutron. It splits into 2 or 3 secondary neutrons. It splits into 2 or 3 secondary neutrons, comma 2 fragments, comma 2 fragments, and release about 200 mega electron volt energy, and release about 200 mega electron volt energy per fission. पर फिजन मतलब एक न्यूक्लियस से, है ना? चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम वन न्यूक्लियस, फ्रॉम वन न्यूक्लियस. नेक्स्ट पॉइंट, fragments are uncertain. Fragments are uncertain. Fragments are uncertain, but each time energy released is almost same. But each time energy released is almost same. एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. देखो उसने क्या बोला, या तो 2 न्यूट्रॉन बन रहे हैं रिएक्शन में. अपन ने कितनी, कौन सी वाली लिखी थी? 3 वाली लिखी थी अपन ने, बेरियम और क्रिप्टॉन वाली लिखी थी. अब जेनॉन और स्ट्रोंशियम वाली लिखोगे तो उसमें 2 न्यूट्रॉन बनेंगे. तो या तो 2 बनेंगे या 3 बनेंगे न्यूट्रॉन. आगे वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स हैं, फ्रेगमेंट्स है, वो कितने हो रहे हैं? 2. वो तो 2 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन निकलने वाले न्यूट्रॉन या तो 2 होंगे, 3 होंगे. 2 और 3 का एवरेज 2.5 होता है. ये पॉइंट ये कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन इज 2.5. एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन इज 2.5. नेक्स्ट, the mass defect delta m, the mass defect delta m the mass defect delta m is about 0.1%, is about 0.1% of mass of fissioned nucleus. The mass defect delta m is about 0.1% of mass of fissioned nucleus. जो टूट रहा है उस न्यूक्लियस के मास का 0.1% एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. About 93% of, next point, about 93% of released energy appears in the form of kinetic energy. मतलब अगर यूरेनियम की बात करें तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 93% काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा. About 93% of released energy is appear in the form of kinetic energy of products, and 7% in the form of gamma rays, and 7% in the form of gamma rays. आज तो नहीं करेंगे अपन इसको पूरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लिखाना है. एनसीईआरटी में जितना है ना उससे थोड़ा ज़्यादा लिखाऊंगा, क्योंकि वो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं नहीं चाहता कि वापस से नीट जेई वाली क्लास में मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊँ. थ्योरी वाला पार्ट तो अपन यहीं पे निपटा देंगे. न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई
using liquid drop model. चलो अब कुछ कुछ रिएक्शन लिख लें। एक तो यूरेनियम 235 वाली लिख लेते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन वाली, और एक स्ट्रोंशियम और ज़ेनॉन वाली लिख लेंगे। बस दो बहुत हैं अपने लिए। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल इक्वेशन देखी जाए। फ्यूजन, अपन ने भी फिजन पढ़ा है। फिजन की फंडामेंटल न्यूक्लियस ये है कि भाई ए कोई एलिमेंट था जिस पर एक न्यूट्रॉन आया, स्ट्राइक हुआ, इससे कुछ दो नए प्रोडक्ट बन गए, दो तीन जितने भी बनने बन गए, ऐसे बनेगी जो स्टेबल है। यहां से कुछ न्यूट्रॉन मिल गए तुमको, कुछ न्यूट्रॉन मिल गए, मुझे नहीं पता कितने मिले, इनकी संख्या डिपेंड करेगी, ठीक है। प्लस कुछ एनर्जी मिल गई। यही तो है ना पूरी कहानी, इसके अलावा थोड़ी कुछ है। इस बेसिस पे अगर तुम देखो तो जैसे तुमने यूरेनियम 235 को तोड़ा, ये 92 होता है, इस पे तुमने एक न्यूट्रॉन को दे मारा फेंक के, न्यूट्रॉन को फेंक के मारा, इसको इधर ही लिखो। यूरेनियम को, न्यूट्रॉन को फेंक के मारा तो ये किस में बन गया, एक तो बेरियम में बन गया, दूसरा क्रिप्टॉन में बन गया, प्लस 3 तो तुम्हें मिल गए न्यूट्रॉन, और प्लस एनर्जी मिल गई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियस यूरेनियम का टूटा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ मैंने एक पॉसिबिलिटी लिखी, बेरियम और क्रिप्टॉन। और भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। और क्या बन सकती है कि भाई इधर तो सेम ही रहना है, एक स्ट्रोंशियम प्लस जेनॉन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, उस केस में दो निकलते हैं लेकिन एनर्जी सेम निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैनी पॉसिबिलिटीज। इन पॉसिबिलिटीज में क्या क्या चीज फिक्स रहेंगी, एक तो ये 3 या 2 होगा, और इधर एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। पूरे लिख देंगे, 92U235 प्लस 0 and 1। बेरियम का बताना कितना होता है, 144। जेड कितना है बेरियम, अरे बताना कछुए, बेरियम का जेड। अरे पीरियोडिक टेबल में देख के बताना है भाई। अरे भाई ये तो फिर मैं ही बता दूंगा। बेरियम का 144 ही है। वन 144 नीचे 56। देन क्रिप्टॉन का 36 और 89, अब 36 and 89, ये तो 3 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तुम्हारे मोस्टली इसी से काम चलेगा, इस पहली क्वेश्चन से। ये चाहो तो रट भी सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आए ये यूज आएगी, रट भी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। इस मच्छर को मार दो, तो ये ऐसे ऊ करके मत करो, इसको मार दो पकड़ के, मारना। अरे भाई मच्छर है क्या है मच्छर है क्या है, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, वो डेंगू वेंगू फैला देंगे यार। पहले तो मुझे लगा कि मुझे मलेरिया ही हुआ है, फिर टेस्ट कराया तो फिर टाइफाइड निकला, इन्फ्लेमेशन निकला पूरी बॉडी में, तो मतलब बहुत कष्ट है, इसीलिए तो कह रहा हूँ बहुत कष्ट है। मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे पे मत जाना, बहुत दर्द छुपा रखे हैं। चमकी इतनी बात क्या ये इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक निपटा लिया ये, मतलब ये मान लो कि आधे घंटे का और बचा है। सब कुछ तो लिखा ही दिया।
अब अगर रेडियो एक्टिविटी अगली क्लास में पढ़ा देंगे, कुछ ही देर का है, फ्यूज़न पढ़ा देंगे। इसमें मुझे एक तो 2-3 चीज़ें और लिखानी है, अगली क्लास में ही करेंगे। अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ाऊंगा, अब तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, हैप्पी दशहरा। शाम को जाके हैप्पी बर्थडे बोल के आओ गांधी जी को, और रावण को जला के आओ।